हाँ, तो प्यारे बच्चों, आज आपकी गणित की किताब शुरू करने वाले हैं। इसमें पहला आपका लेसन है परिमेय संख्याएं। इसके पहले भी आपने संख्याओं के बारे में पढ़ा है, जिसमें आपने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ा। प्राकृतिक संख्याएं आप जानते हैं, जिनसे हम वस्तुओं को गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकृति की सारी वस्तुओं को हम गिन सकते हैं। प्रकृति से ही हमको मिली है, क्योंकि प्रकृति में अगर वस्तुएं होंगी तो उनको गिनने के लिए संख्याओं की जरूरत होगी, तो इसीलिए वो प्राकृतिक संख्याएं भी कहलाई। 1 2 3 4 5 यानी 1 2 3 4 5 ये प्राकृतिक संख्याएं होंगी। उसके बाद आपने प्राकृतिक संख्या के बाद पढ़ा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में आप जीरो मिला लेते हैं, प्राकृतिक संख्या में एक जीरो को और मिला लेते हैं, तो ये जो संख्याओं का समूह हो जाता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे को अनंत तक बढ़ते हुए जितना बड़ा ये समूह है, ये पूरा का पूरा समूह पूर्ण संख्याओं का समूह कहा जाएगा। इसके बाद आपने पढ़ी पूर्णांक। पूर्णांक आपने पढ़े, जिसमें आपने शून्य से एक तरफ को धनात्मक संख्याएं और एक तरफ को ऋणात्मक संख्याओं का एक समूह पढ़ा। ये जो पूर्णांक है, ये पूर्णांक का समूह कहा जाएगा, जिसमें धनात्मक संख्याएं होंगी, ऋणात्मक संख्याएं होंगी और जीरो होगा। उसके बाद परिमेय संख्याएं आपके यहाँ पर आएगा। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं सबसे पहले। तो ऐसी संख्या परिमेय संख्या, ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहेंगे जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकेंगी। P/Q के रूप में जिनको लिख सकते हैं, जहां पर P और Q जो है वो पूर्णांक हैं। पूर्णांक मतलब 0 1 2 3 4 5 6 और 0 से इधर को -1 -2 -3 -4। तो P और Q इनमें से कोई भी एक संख्या है, और यहाँ पर Q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जीरो का हम भाग नहीं दे सकते, जीरो का भाग परिभाषित नहीं है, इसलिए Q 0 नहीं है। उदाहरण के लिए कुछ संख्याएं हमने ले ली, -3/7 यहाँ पर ले लिया, जैसे कुछ भी ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 ये सभी होंगे, क्योंकि 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, तो 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं हो जाएंगी, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं हो जाएंगी, सभी पूर्णांक जो है परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। और इस तरीके से जीरो भी एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि हम 0/1 लिखेंगे, जीरो आएगा। किसी भी संख्या का भाग जीरो में देंगे तो वो जीरो आएगा, तो जीरो भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो परिमेय संख्याएं इतना बड़ा एक समूह है, जो अभी तक के जितने भी समूह आपने पढ़े हैं उनमें सबसे बड़ा समूह है परिमेय संख्याओं का। अब परिमेय संख्याओं में आगे हम बढ़ते हैं। यहां तक आपने पहले भी पढ़ा है। कुछ इसके गुणधर्म हैं। संख्याओं के जो समूह होता है, पूरा परिमेय संख्याओं का जो समूह होगा उनके गुणधर्म होंगे, जैसे पूर्णांकों के गुणधर्म होंगे और प्राकृतिक संख्याओं के गुणधर्म होंगे और पूर्ण संख्याओं के गुणधर्म होंगे। इसी प्रकार से परिमेय संख्याओं का जो समूह है उसमें क्या क्या गुण हैं, तो उनके गुणधर्मों के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि ये आपकी किताब में दिए हुए हैं। तो सबसे पहला गुण इसमें है समवृत्त। समवृत्त होने का क्या मतलब है, जब कोई दो परिमेय संख्याएं हमने ले ली, दो परिमेय संख्याएं हमने ले ली, माना A तथा B, और अगर A तथा B हमने दो संख्याएं ले ली, परिमेय संख्याएं A और B, इसको अगर हम जोड़ते हैं, A धन B करते हैं, तो यह भी क्या होता है, परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। और दूसरी चीज, अगर हम इसको घटाते हैं तब भी ये परिमेय संख्या प्राप्त होती है घटाने के बाद, और अगर हम इसको गुणा करते हैं, A गुणा B करते हैं, तब भी परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो इसका मतलब यह है कि जोड़ने के लिए, अर्थात योग के लिए और व्यवकलन के लिए और गुणन के लिए, इसे कहेंगे योग, घटाने को कहेंगे व्यवकलन और गुणा को कहेंगे गुणन। तो तीनों के लिए, इन योग, व्यवकलन और गुणन के लिए परिमेय संख्याएं समवृत्त कही जाएंगी, क्योंकि अगर दो परिमेय संख्याएं A और B हैं, उनको जोड़ने पर भी परिमेय संख्या मिल रही है, उन दो परिमेय संख्याओं को घटाने पर भी एक परिमेय संख्या मिल रही है,
उन दो परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर भी एक परिमेय संख्या मिल रही है, तो हम कहेंगे कि परिमेय संख्याएं समवृत हैं। तो ये पहला इसका गुणधर्म है परिमेय संख्याओं के समूह का, यानी परिमेय संख्याओं का। अब दूसरा गुणधर्म इसमें है क्रम विनिमय का नियम। ये क्रम विनिमयता है क्या? परिमेय संख्याओं के समूह में क्रम विनिमयता होगी, और किन किन के लिए होगी? योग के लिए होगी, व्यवकलन के लिए होगी, गुणा के लिए होगी, या भाग के लिए होगी? तो इसमें आपको देखना पड़ेगा। तो ये हम जो क्रम विनिमयता होती है परिमेय संख्याओं के लिए, वो सिर्फ योग और गुणन के लिए होती है, भाग के लिए और व्यवकलन के लिए नहीं होती है। अर्थात मेरे कहने का मतलब है, अगर हम क्रम विनिमय नियम की बात करें, यानी कि अगर a और b दो परिमेय संख्याएं हैं, तो उनको अगर हम जोड़ते हैं a और b, तो और हम अगर b में a को जोड़ते हैं, अगर हम a में b को जोड़ते हैं वो, तथा और b को a में जोड़ते हैं वो, दोनों अगर बराबर आते हैं तो योग के लिए क्रम विनिमय हो जाएंगे परिमेय संख्याएं। अगर हम कहेंगे कि a गुणा b और b गुणा a, ये अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो गुणा के लिए परिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी? क्रम विनिमय हो जाएंगी। a एक परिमेय संख्या है, b एक परिमेय संख्या है, इन दोनों को गुणा किया, a को b से गुणा किया या b को a से गुणा किया, अगर दोनों बराबर आते हैं तो हम कहेंगे कि परिमेय संख्याओं में क्रम विनिमयता है। उसके बाद एक गुण आता है साहचर्य का। इसमें आपको ब्रैकेट इसमें जो कोष्टक होता है वो एक तरफ से दूसरी तरफ को मूव करता है। तो यहाँ पर जैसे 3 हमारे पास योग के लिए देखते हैं, a धन b धन c। अगर योग के लिए क्रम विनिमयता हम देखते हैं a धन b धन c, यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगाया पीछे वाले में, यानी कि b में हमने c को पहले जोड़ा और फिर उसमें हमने a को जोड़ा, यानी कि और एक काम हमने ये किया, दूसरा काम हमने ये किया a और b को हमने जोड़ा और उसमें फिर c जोड़ा। अगर इन दोनों का ये करने के बाद बराबर आता है तो हम कहेंगे, अगर ब्रैकेट को यहाँ से आगे लगा लेंगे, ब्रैकेट पीछे से आगे आ जाता है, अर्थात b में हम c जोड़ते हैं, फिर उसमें a जोड़ते हैं, a में b जोड़ते हैं, फिर उसमें c जोड़ते हैं, अगर बराबर आता है तो हम कहेंगे योग के लिए परिमेय संख्याओं में साहचर्यता है। और गुणा के लिए भी होती है, तो दोनों के लिए होती है, योग और गुणन के लिए, और व्यवकलन और भाग के लिए नहीं होती साहचर्यता परिमेय संख्याओं में। तो यह भी हो सकता है और यह भी हो सकता है। सी गुणा के लिए हम ये लिखेंगे a गुणा b गुणा c लिख देंगे और इस ब्रैकेट को इस प्रकार से चेंज कर लेंगे। तो साहचर्यता जो होगी परिमेय संख्याओं में होगी। उसके बाद एक नई चीज है इसमें, शून्य की भूमिका। शून्य क्या होगा? शून्य, अगर हम कोई परिमेय संख्या में शून्य को जोड़ते हैं तो वही परिमेय संख्या हमको मिलती है, तब हम कहते हैं कि जो a है, यहाँ पर जो शून्य है वह शून्य जो है तत्समक कहलाता है। वह शून्य कहते हैं, उसे कहते हैं योज्य तत्समक। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि जो शून्य होगा वो योज्य तत्समक होगा, यानी कि जैसे का तैसा हमको मिल गया। किसी संख्या में हमने शून्य को जोड़ा, वही संख्या मिल गई, यानी वही संख्या मिल गई, तत्समक हो गया। तो योज्य तत्समक शून्य होगा। और गुणात्मक तत्समक, अगर हम कोई संख्या लेते हैं a परिमेय संख्या, उसमें हम उसको गुणा करते हैं, किसी 1 से गुणा करते हैं, तब भी हमको a ही मिलता है। यानी कि हमने एक परिमेय संख्या को a को हमने गुणा किया 1 से, वही मिल गया। हमने एक परिमेय संख्या में शून्य जोड़ा, वही मिल गया। अगर हमको वही मिलता है तो हम कहेंगे 1 जो होगा वो परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक होगा। तो ये एक इसमें इतने गुणधर्म इसमें हैं। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बाद में करेंगे।